Hello students, welcome back to my channel. Hope you all are fine and enjoying my lectures. So today lecture is my second lecture of the wave optics and लास्ट लेक्चर में हमने हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने वहाँ पे प्रूव किया था कि हाइगेंस प्रिंसिपल से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे शो करते हैं, तो वो हमने यहाँ पढ़ा था। तो आज का लेक्चर हम आगे बढ़ाते हुए हाइगेंस प्रिंसिपल में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। देन उसके आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी करेंगे उससे रिलेटेड, जैसे लेक्चरर एंड अदर एलटी के एग्ज़ामिनेशंस या अदर फिज़िक्स या मैथ्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ामिनेशन है उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स भी बनाते रहिए मेरे लेक्चर्स के साथ साथ, ताकि एग्ज़ामिनेशन टाइम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो वहाँ पे आप क्विकली अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें एंड देन उनके प्रॉब्लम्स देख सकें टॉपिक से रिलेटेड। तो नोट्स भी आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, मेरे चैनल भी देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको उन मेरे लेक्चर से आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम हाइगेंस प्रिंसिपल से कैसे प्रूफ करते हैं। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लिए किया था, वैसे हम रिफ्लेक्शन के लिए भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई हमारा एक प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। तो क्या होता है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। देन ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रही है। देन उसके बाद हम जैसे हमने उसमें फिगर ड्रॉ किया था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ct डिस्टेंस का या c1, क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी c1 है, डेंसर में c2 है। तो ये जो है रेयर में क्या करेगी, c1t डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतनी। तो यहाँ से हम एक आर काटेंगे ए पॉइंट से बी डैश पर। ऐसे ही हम यहाँ पे भी c2 जो है इसमें यहाँ पे ट्रेवल करेगी इतनी डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस c2t एंड दिस इज c1t। तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ करा। तो ये भी हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। जैसे हम क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल की तरह झुकेगी, ये वाली रे भी नॉर्मल की तरह झुकेगी। दिस इज आई इज द इंसिडेंट एंगल, आर इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड बी डैश ए डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ से हमने इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी ए डैश। तो ए बी ए डैश, दिस इज c1t, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल 90, दिस इज एंगल 90, दिस इज एंगल 90 एंड ये वाला क्या है, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ये हो गया। और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी c2t एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर। तो यहाँ से हमें दो ट्रायंगल बनेंगे। दो ट्रायंगल क्या होंगे, यहाँ पे इस ऊपर रेयर इंटरफेस में एंड डेंसर इंटरफेस में बने। तो इसकी हमने यहाँ पे पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इंसिडेंट एंगल है, दिस इज c1t एंड दिस इज c2t, दिस इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसके बाद हम साइन आई लिखते हैं। इस ट्रायंगल से साइन आई हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस ट्रायंगल में ए डैश बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए डैश। तो यहाँ से हमने साइन आई लिख दिया। इस ट्रायंगल से भी हम साइन आर लिखेंगे। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ से हमने c2t बाई ए डैश, देन डिवाइडिंग 1/2। तो यहाँ से डिवाइडिंग 1/2, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू c1t बाई c2t, दिस इज c1 बाई c2। तो यहाँ से हमारा ये आ गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू c1 बाई c2। या c1 इज़ द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम एंड c2 इज़ द स्पीड ऑफ लाइट और वेव इन द डेंसर मीडियम, c1 बाई c2। तो यहाँ से हमें साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू c1 बाई c2, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द स्नेल्स लॉ। यही हमारा स्नेल्स लॉ है। तो दूसरा, अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू c बाई वी होता है, दैट इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको म्यू2 बाई म्यू1 हम लिख सकते हैं,
ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 μ2, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं μ2/μ1 को लिख सकते हैं 2 μ1, हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, तो यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। तो यहाँ से हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूफ हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज AB इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, द परपेंडिकुलर एंड द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आर इन द सेम प्लेन एंड ऑल आर परपेंडिकुलर। जिस तरह से जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो पर्टिकुलर लाइट रेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज AB इज परपेंडिकुलर टू द लाइट रेस, so AB is also perpendicular to that plane and normal is perpendicular to that plane, and refracted wavefront is also perpendicular to that plane and all are in the same plane. So this is second law of refraction. तो दोनों लॉ यहाँ से हमें पता चल गया कि हाइगन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ, एंड ये पता चल गया कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल एंड द प्लेन आर इन द सेम प्लेन एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारा यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके आगे कहीं पे हम इनके एप्लीकेशंस होंगे तो वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। तो वहाँ से उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म हमारा आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, देखिए, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन है किसी मीडियम में, लाइट के रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ये किसके कारण होता है, लाइट के सुपरपोजिशन के कारण होता है, वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण हमारा इंटरफेरेंस होता है फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज जो भी हमारे इंटरफेरेंस के लिए लाइट सोर्स होने चाहिए कि वो क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, तभी हमारा इंटरफेरेंस होगा। कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जिसमें सारी लाइट वेव्स क्या होंगी, सेम फेज पे होंगी, तो तभी वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगी। उनमें सब फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, तभी वो सुपर इम्पोज करेंगे, देन सुपर इम्पोज करेंगे, जिससे लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हमारे पास दो वेव्स हैं, देखिए, y1 इक्वल टू A sin ओमेगा टी, दूसरी हमने लिखी y2 इक्वल टू B sin ओमेगा टी। ये हमारी दो वेव्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करेंगे तो इनका ये क्या होगा, इनके वेव्स हम ऐड कर लेंगे सुपर इम्पोजन के बाद। तो ये दोनों अगर हमारे टर्म्स A sin ओमेगा टी एंड B sin ओमेगा टी प्लस बाई हमारे ऐड होंगे सुपर इम्पोजिशन के बाद। लेकिन लास्ट में जो हमारे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आता है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही, पूरा यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बता रही, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स में हमारा यहाँ पे इसका रिजल्ट यूज़ होगा। एग्जामिनेशन में आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, आपसे रिजल्ट के एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, कैसे उससे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ये बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमें दिया है r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos phi, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसके cos phi की वैल्यू के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। इंटरफेरेंस दो टाइप का, देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो टाइप के इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या केस होगा, अगर cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू +1 होगी, तब ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये phi की वैल्यू, cos phi की वैल्यू +1 कब होती है, जब phi इक्वल टू 2n पाई वेयर n इक्वल टू 0 1 2, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से phi की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू a प्लस बी हमारा आ जाएगा। आप यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट देन r इक्वल टू a प्लस बी। तो देखिए, हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो आई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, r² दैट्स प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद देखिए cos phi की वैल्यू -1 कब होगी, जब phi इक्वल टू 2n-1 पाई, तब ये होगा। तो n इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। तो जब हम cos phi की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, a - b होल स्क्वायर अंडर रूट a - b होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r इक्वल टू a - b हो जाएगा। ठीक है, तो I मिनिमम इज़ प्रोपोर्शनल टू r² इज़ प्रोपोर्शनल टू a - b होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी होगी जब cos phi की वैल्यू -1 होगी, तो उसी को हम मिनिमम इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू r² प्रोपोर्शनल टू a - b होल स्क्वायर, दैट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज़ द मिनिमम इंटेंसिटी। दीज आर द केसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दीज आर द कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमारी दो कंडीशन है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि किस केस में कैसा हमारा आएगा एक्सप्रेशंस। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते देखिए, जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकाला तो यहाँ पे हम उसका रेशियो लेते हैं, रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम टू द आई मिनिमम। तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम रेशियो इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। तो कहीं पे हमें क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाल के अगर हम एम्पलीट्यूड दिए हमें गिवन होंगे तो वहाँ से इस फॉर्मूले से हम इस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हमने लिखा था आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई हमने लिखा था। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू हम अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर इक्वल टू हम I1 लिख रहे हैं इंटेंसिटी, बी स्क्वायर इक्वल टू I2, आर स्क्वायर इक्वल टू IR। तो यहाँ से हम इंटेंसिटी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर हम विड्थ कहें तो जितनी विड्थ होगी उतनी ही उसकी इंटेंसिटी होगी, उतना ही उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो विड्थ W1 बाई W2 इज इक्वल टू इंटेंसिटी I1 बाई I2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जितनी विड्थ होगी उतनी ही उससे लाइट इंसिडेंट होगी। तो W1 बाई W2 इज इक्वल टू इंटेंसिटी और रेशियो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा आगे यूज़ होगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या होता है, देखिए हमें एक लाइट सोर्स दिया गया है S, जिससे हमारा लाइट आ रही है। यहाँ पे 2 स्लिट्स हैं, S1 S2, यहाँ पे स्लिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन रखी गई है D डिस्टेंस पे, ये कैपिटल D डिस्टेंस पे ये स्क्रीन है। स्लिट S1 S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। एंड देन सेंटर से x डिस्टेंस पे हमारे क्या बन रहे हैं, फ्रिंजेस बन रही हैं। P पॉइंट पे अगर हम बात करें वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है तो x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है कंडीशंस। तो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन होती है पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा, ये आपको ध्यान में रखना है पार्ट डिफरेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, देखिए ये ये स्लिट यहाँ से S2 से P डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है S2P एंड दैस यहाँ से S1P। तो ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा, देखिए S2P माइनस S1P दैट्स इक्वल टू एन लेमडा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। दैस इज S2P माइनस S1P इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारा क्या आएगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XD/D। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे डायग्राम से, यहाँ पे मैं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ, आपको जस्ट वो फॉर्मूला बेस बता रही हूँ जिससे आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये पार्ट डिफरेंस हमारे इक्वल होता है S2P माइनस S1B इक्वल टू XD/D के इक्वल होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं, तो XD/D हम एन लेमडा के इक्वल करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू एन लेमडा D/D। ये वाला एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एन लेमडा D/D होगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, x की वैल्यू जैसे हमने पहले देखा था, फाई की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n पाई एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n माइनस 1 पाई। तो उसी तरह से हम n को यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे, ऑड नंबर से रिप्लेस कर लेंगे। तो 2n माइनस 1 लेमडा D/2D। तो ये एक्सप्रेशन आपको सिमिलरली ऐसे ही फाइंड आउट होगा। बस n यहाँ पे क्या होगा, एक ऑड टर्म होगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा D/2D। दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिंग इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे आपसे x की वैल्यू पूछी है तो वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए तो हम आगे देखते हैं। देखिए एक टर्म हमारा यूज़ हो रहा है फ्रिंज विड्थ। तो उससे पहले देखिए हमारा जो सेंटर से, अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हमारी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। जैसे कि हमारा सेंटर है वो, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे डार्क बैंड बनेगा। देन इक्वल डिस्टेंस पे हमारा दूसरा डार्क कंसेक्यूटिव डार्क बैंड इक्वल डिस्टेंस पे बढ़ेंगे और बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होंगे, हमारे ब्राइट बैंड्स होंगे, एंड देन इक्वल कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पे हमारे क्या होंगे, डार्क बैंड होंगे और ब्राइट बैंड दोनों होंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस कहते हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस कहते हैं। तो इनकी विड्थ कितनी होती है, तो उसी को हमने यहाँ पे फ्रिंज विड्थ करके डिफाइन किया है। देखिए
तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन वाइट एंड डार्क कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस। वाइट और डार्क कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अब वो फ्रिंज विड्थ होती कितनी है उसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, बीटा इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन होगा, यानी एन को हम एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे। ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें तो ब्राइट फ्रिंजेस का हम एक्स एन वहाँ पे यूज़ करेंगे, एन लैम्डा डी ओवर डी माइनस एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो हमारा बीटा वहाँ से आएगा लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे ब्राइट फ्रिंजेस की क्या है, फ्रिंज विड्थ है। दूसरा, इसी तरह से हम डार्क फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, जिसमें को हमने बीटा डैश से लिखा है इक्वल टू एक्स एन डैश माइनस एक्स एन माइनस वन डैश। ठीक है, तो यहाँ से बीटा डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 2n-1 लैम्डा डी ओवर डी 2d माइनस 2n-1 लैम्डा डी ओवर 2d। तो हमने यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस का एक्सप्रेशन यूज़ किया था, जहाँ पे x की वैल्यू थी 2n-1 लैम्डा डी ओवर 2d3। तो यहाँ पे हमने इस दूसरे वाले एक्सप्रेशन में n को n-1 से रिप्लेस कर लिया। देन हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, तो हमारा यहाँ से भी बीटा क्या आया, लैम्डा डी ओवर डी आया, इसकी वैल्यू बीटा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बीटा और बी डैश दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इससे हमें पता चला कि जितने भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आएंगे उनकी विड्थ क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों की विड्थ सेम होगी, बट उनके एक्स के एक्सप्रेशन अलग अलग होंगे। तो यहाँ से हमें से पता चला। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अभी मैंने जो भी फॉर्मूलेज बताए उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जेईई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए जेईई एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन। तो ये है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स इज थ्राइस टाइम्स द अदर स्लिट। एक स्लिट की विड्थ क्या है, दूसरे की थ्राइस टाइम्स है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट